हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। भाइयों और बहनों, इस महामारी के दौर में आप लोग जितना सुरक्षित रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, उतना ही आप लोगों को लक्ष्य पाने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वायुमंडल के कुछ क्वेश्चन हैं, जो वायुमंडल की कुछ परतें हैं, उनके बारे में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों, जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन है ऑप्शन में, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, बताइए। दोस्तों, जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती गैस वो है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों 78% के लगभग, नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों हमारे वायुमंडल में। और जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन 21% के लगभग पाया जाता है दोस्तों, ठीक। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। तो फर्स्ट वाला का आंसर ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल का स्थायी तत्व है। दोस्तों, जो वायुमंडल में स्थायी तत्व हैं वो उसको बताना है दोस्तों। वायुमंडल स्थायी तत्व देखिए, इसमें आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा। जीव जंतु स्थायी हैं नहीं, कभी नहीं, ये तो अजर अमर नहीं हो सकते। पेड़ पौधे ये भी नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जलवाष्प ऐसा एक चीज़ है जो वायुमंडल में स्थायी होता है, ठीक दोस्तों। कि जलवाष्प के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है दोस्तों। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ऐसे तत्व होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं दोस्तों, ठीक। तो पहले दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए जलवाष्प। दोस्तों, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है, जलवाष्प दोस्तों, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। अब बताइए दोस्तों, पृथ्वी का वायुमंडल जो है किसके द्वारा गर्म होता है। नाइट्रोजन के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों देखिए, नाइट्रोजन जो गैस है वो कैसी गैस है, एक ज्वलनशील गैस है दोस्तों, ठीक। ज्वलनशील गैस है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस कैसी है, ज्वलनशील। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन बहुत ही ठंड गैस है दोस्तों, ठीक। नाइट्रोजन ठंड के काम में आता है, ठंडा करने में चीज़ों को, और ऑक्सीजन चीज़ों को जलाने के काम में आता है दोस्तों। लेकिन इन दोनों के कारण ही वायुमंडल गर्म नहीं होता दोस्तों, ना ऑक्सीजन के द्वारा ना नाइट्रोजन के द्वारा। इसका सही आंसर, राइट आंसर, विकिरण के द्वारा। विकिरण क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य की किरणें हैं दोस्तों वो पृथ्वी पर किस तरीके से आती हैं, विकिरण द्वारा आती हैं, और इन्हीं विकिरणों के द्वारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है, ठीक दोस्तों। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, विकिरणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है दोस्तों। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का मतलब होता है दोस्तों जो स्थायी गैस से हो गई हों, ठीक। ऐसे एलिमेंट जो स्थायी हो गई हों, आप लोग समझिए, जिनके बाह्य कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन 16-18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थायी एलिमेंट। तो दोस्तों ऐसी कौन सी गैसें हैं जो अक्रिय गैस है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जेनान बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है, नियान बहुत ही अल्प मात्रा में, नाइट्रोजन बहुत ही अल्प मात्रा में। लेकिन आर्गन ऐसी गैस है दोस्तों, आर्गन गैस दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती। वायुमंडल में अगर पूछता कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस, तब बताते नाइट्रोजन दोस्तों। लेकिन पूछा अक्रिय गैस, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा अक्रिय गैस है, ठीक दोस्तों। अगर वैसे पूछता, यहाँ पे अक्रिय गैस हटा देता, सिर्फ पूछता वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है, तब हम लोग मारते नाइट्रोजन को दोस्तों। लेकिन तो ये पूछा नहीं है, पूछा क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों अक्रिय गैस आर्गन है दोस्तों, ठीक। इसका राइट आंसर दोस्तों डी वाला चला जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। पृथ्वी का वायुमंडल है दोस्तों, यहाँ से पृथ्वी का वायुमंडल स्टार्ट होता है दोस्तों। अब सूर्य की किरणें आई, ऊपर से किरणें आई और बाहर नहीं जा पाई, ठीक दोस्तों। तो क्या होता है, पृथ्वी लगातार गर्म होती चली जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों जब सूर्य की किरणें वापस नहीं जा पाएंगी तो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जो यहाँ के ग्लेशियर हों धीरे धीरे क्या होंगे, अधिक तापमान के कारण पिघलने लगेंगे। और जब पिघलेंगे तो पानी सारा कहाँ पे आएगा दोस्तों, स्थल पे आएगा, समुद्रों में जाएगा, और समुद्रों का जल स्तर क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। और जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं वो सब क्या होंगे, डूबने लगेंगे। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस प्रभाव है बहुत ही खतरनाक प्रभाव है पृथ्वी के लिए, जनजीवन के लिए दोस्तों। इसलिए इसको बहुत कम किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन
आजकल के ज़माने में दोस्तों बहुत ही सब बढ़ा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अधिक हो रहा है। तो दोस्तों पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों। ठीक, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है दोस्तों। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दोस्तों जलाया गया नीचे धरती पे और ऊपर जाके वायुमंडल में क्या हुआ, एकत्रित होता गया। ठीक, एक लेयर बना लिया। अब सूर्य की किरणें नीचे तो आई, लेकिन इस लेयर के कारण सूर्य की किरणें ऊपर नहीं जा पाई, तो यानी कि पृथ्वी धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होगी, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होने लगेगा। ठीक दोस्तों, तो कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावित करती है ग्रीन हाउस को, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। ठीक दोस्तों, ये झुलसना है दोस्तों, झुलसना का मतलब जल जाना। अब जलेगा क्या, हमारी त्वचा ही जलेगी ना, हमारा स्किन ही तो जलेगा। ठीक, स्किन जलेगा, स्किन में क्या हो जाएगा दोस्तों, जब जल जाएगा दोस्तों तो इस स्किन खराब हो जाएगी दोस्तों। तो स्किन खराब होने से क्या होता है दोस्तों, किस कारण से स्किन खराब होती है दोस्तों, सबको पता है दोस्तों, किस कारण से, जो हमारे सूर्य से जो किरणें आती हैं पराबैंगनी किरणें, उन्हीं के कारण क्या होगा, स्किन खराब हो जाता है दोस्तों। तो कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों से रोकती है दोस्तों, ओजोन गैस। ठीक दोस्तों, ओजोन गैस क्या करती है, पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं जो हमारे स्किन को जला देती हैं दोस्तों, तो उनको क्या करती है, वहीं पे रोक लेती है ऊपर ही। ठीक दोस्तों, ओजोन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब तक हम लोग क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता था, आज देखिए क्वेश्चन इसमें लिख दिया क्या, झुलसने में बचाता है दोस्तों। ठीक, अब तक ये पूछता था कि कौन सी गैस हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक, पराबैंगनी किरणों से। अब ये इनडायरेक्टली पूछ दिया दोस्तों, डायरेक्टली नहीं पूछा, पराबैंगनी किरणों को डायरेक्टली नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछ दिया इनडायरेक्टली कि झुलसने में कौन सी गैस सहायता देती है दोस्तों। अब कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पराबैंगनी किरणें ही हमारी त्वचा को जलाती थी, अब उन्हीं से सुरक्षा कर दे रहा है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, सॉरी ओजोन गैस। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को कहते हैं। अभी के दोस्तों हम इसको बताए हैं। ठीक दोस्तों, लिखा है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण को अवशोषण द्वारा। अब बताइए, कह रहा है परावर्तित, ये पृथ्वी है, इससे परावर्तित किरणें, ठीक, विकिरण को अवरक्त करके विकिरण को अवशोषण कर लेना। अब ये ऊपर नहीं जा पा रही हैं, यहीं ऊपर ही अवशोषित कर ली जा रही हैं सभी किरणें, तो क्या हुआ, तापमान वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों हम बताए हैं इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं दोस्तों। ठीक, जो वायुमंडल का तापमान वृद्धि होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक लाइन में सीधे सीधे आंसर क्वेश्चन समझ लीजिए कि जब भी वायुमंडल का तापमान अधिक होगा तो किस कारण से, किस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के द्वारा सबसे अधिक होता है, ऊपर बताएं CO2 के द्वारा दोस्तों। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है। आपके ऑप्शन है 78%, 72%, 21% या फिर 74%। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78% दोस्तों। ठीक, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक कितना होता है, 78%। हम पहले क्वेश्चन के पास ही इसको बता दिए थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों। ठीक, क्षोभ मंडल वायुमंडल में कितनी परतें हैं दोस्तों, सबको पता है 5-6 लेयर हैं दोस्तों। एक होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, तो सभी परतें हैं। तो कह रहा है कि क्षोभ मंडल जो है ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं। तो दोस्तों देखिए, जो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है वो है 16 से 18 किलोमीटर के बीच में दोस्तों। ठीक, ये आपकी पृथ्वी का धरातल है दोस्तों। पृथ्वी की धरातल से 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे आप, 18 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ तक पाया जाता है कि कौन सी लेयर, क्षोभ मंडल दोस्तों। इसके नीचे इस क्षोभ मंडल पाया जाता है, इसके ऊपर शुरू हो जाता है समताप मंडल। ठीक दोस्तों, तो क्षोभ मंडल कहाँ तक होगा, 18 किलोमीटर के अंदर ही। ठीक, अब ऑप्शन में मान लो यही ऑप्शन ना दिया हो, अलग अलग ऑप्शन दिए हों। ठीक दोस्तों, तो क्या लगाएंगे आप दोस्तों, दिमाग में रख लीजिए, जो भी ऑप्शन 20 के रेंज में होगा, ठीक दोस्तों, 20 से कम होगा, इससे कम, 20 से कम होगा और इसी के आसपास होगा, 20 से कम और इसी के आसपास होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 16 से 18 किलोमीटर, सिर्फ इसके लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। ठीक, अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछ लिया और ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये देखिएगा कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन
20 किलोमीटर के रेंज में है, यानी कि 20 किलोमीटर के अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, 20 किलोमीटर के अंदर है और सबसे नज़दीक है 20 किलोमीटर के, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है दोस्तों, ये बताइए। संवहन मंडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों तो आपका एक नंबर 100% बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपका 100% से हो जाएगा दोस्तों। बहुत पूछता है संवहन मंडल दोस्तों, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, आयन मंडल को, मध्य मंडल को? नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम, यहाँ भी लिखा है सम। ठीक, दोनों में क्या लिखा है, सम सम दिख रहा है ना। संवहन मंडल में भी सम और समताप मंडल में भी सम। ठीक, तो समताप मंडल को ही क्या कहा जाता है, संवहन मंडल। ठीक दोस्तों, समताप मंडल को ही क्या कहा जाता है, संवहन मंडल। ठीक दोस्तों, दोनों में क्या है, सम सम है दोस्तों। आया बात समझ में। अब फिर संवहन मंडल अगर कहीं क्वेश्चन दिखा तो आप क्या मारेंगे, समताप मंडल, तुरंत आंख बंद करके दोस्तों 1 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। ठीक, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, इसका वायुमंडल ये है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो उसका घनत्व सबसे अधिक, घनत्व अधिक मतलब डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ की है। ठीक दोस्तों, कहाँ की डेंसिटी सबसे अधिक है, घनत्व सबसे अधिक है, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। दोस्तों जैसे हम ऊंचाई पर धीरे धीरे चढ़ते हुए चले जाते हैं, वैसे जो है घनत्व धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे घनत्व तो क्या होगा, कम होगा दोस्तों। आया समझ में। तो सबसे निचली वाली लेयर में घनत्व सबसे अधिक, उसके ऊपर वाली लेयर में उससे कम, उससे ऊपर वाली लेयर में उससे कम और सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे कम घनत्व पाया जाता है दोस्तों। ठीक, तो सबसे निचली लेयर सबको पता होना चाहिए कौन सी है, क्षोभ मंडल दोस्तों। ठीक, सबसे निचली मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली लेयर कौन सी है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। ठीक, तो इसका घनत्व सबसे अधिक होगा। आया बात समझ में। अभी को बता रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे घनत्व वायुमंडल का क्या होगा, गिरता हुआ चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे निचली परत में जो घनत्व होगा वो सबसे अधिक, उसके ऊपर में उससे कम, उससे ऊपर वाली परत में उससे कम, तो सबसे निचली पे सबसे अधिक, यानी कि सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, इसलिए इस क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन कारण होता है। ठीक दोस्तों, मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, किस मंडल के कारण, बताइए दोस्तों। मौसम परिवर्तन दैनिक, समझ लीजिए जो परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन हुआ। ठीक, जैसे कभी बारिश, कभी खूब तेज़ी से धूप निकल गया, आंधी तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगी दोस्तों, ओला गिरने लगा, पाला गिरने लगा, शीत गिरने लगा, तो ये सब मौसमी संबंधी घटनाएं हैं दोस्तों। ठीक, तो यही पूछा है मौसम परिवर्तन या फिर कह दे मौसमी संबंधी घटनाएं। ठीक दोस्तों, मौसमी संबंधी घटनाएं किस परत में पाई जाती हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये पाई जाती है हमेशा क्षोभ मंडल में। ठीक दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं। ठीक, क्षोभ मंडल के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन का मतलब दोस्तों बिजली कड़कना, कभी कभी बारिश हो जाना, कभी शीत गिरना, कभी ओले पड़ना, कभी बिजली कड़कना, कभी खूब तेज धूप निकल आना दोस्तों। ये सब घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ओजोन परत कहाँ स्थित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडल के किस लेयर में ओजोन परत स्थित होता है दोस्तों। दोस्तों बहुत बारीक क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ स्थित होता है, किस मंडल में दोस्तों, तो ये मंडल स्थित होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ओजोन है तो बच्चे मार देते हैं आयन मंडल, लेकिन गलत है दोस्तों, आयन मंडल में नहीं स्थित होता दोस्तों। ओजोन लेयर जो होता है वो समताप मंडल में स्थित होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, समताप मंडल की ऊपरी परत में कौन सा लेयर स्थित होता है, ओजोन लेयर। आया बात समझ में। तो समताप मंडल में कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर, जिससे पराबैंगनी किरणों की वहीं पे रोक दी जाती हैं पराबैंगनी किरणें, और हमारी त्वचा की रक्षा होती है दोस्तों। ठीक, आया बात समझ में। ओजोन लेयर कहाँ पे स्थित है, ओजोन परत समताप मंडल में। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है दोस्तों, ये बताइए। ओजोन परत का कार्य हम 3-4 बार बता चुके हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, इसी वीडियो में हम 3-4 बार बता चुके हैं कि ओजोन परत का क्या कार्य है दोस्तों। वायुयानों को उड़ने में सहायक नहीं दोस्तों, ओजोन लेयर में वायुयान नहीं उड़ाए जा सकते। मौसमी संबंधी घटनाएं करवाना, अभी को हम बताए हैं मौसमी संबंधी घटनाएं किस लेयर में होती हैं, क्षोभ मंडल में। सौर विकिरण को कम करना, गलत बात, सौर विकिरण को कम किया ही नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक दोस्तों, लिखा है भूतल पर
पराबैंगनी किरणपात को रोकना। यस दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोक देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलते नेक्स्ट पे। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? दोस्तों जब भी तरंगों की बात करें, ठीक दोस्तों, जब भी तरंगों की बात करें, कोई भी तरंग हो, मोबाइल तरंग हो, टावर हो, नेटवर्क हो, किसी भी नेटवर्क का, किसी भी टावर का, उपग्रह का नेटवर्क हो दोस्तों, तरंगों का रेडियो तरंग हो, वो सब किस मंडल में पाए जाएंगे दोस्तों? सब आयन मंडल में। ठीक, इसका नाम ही क्या है? आयन मंडल। आए बात समझ दोस्तों? आयन मंडल का मतलब तरंगों का एक जाल बिछा होना। ठीक दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है दोस्तों? ठीक, अब बताइए। जो ओजोन लेयर है O3, ओजोन लेयर का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? O3। अब कह रहा है कि ये कौन सा लेयर है कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर का क्या कर रहा है? क्षरण कर रहा है दोस्तों। तो ये कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों। ठीक, CFC गैस है। CFC गैस जो कहाँ से निकलता है दोस्तों? वायुयानों से भी निकलता है दोस्तों, और दोस्तों हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जो शीतलक पदार्थ होते हैं उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? नष्ट कर दे रहा है दोस्तों। ठीक, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है दोस्तों? अब जहाँ से बारिश होगी वहीं तो जलवाष्प पाया जाएगा, जलवाष्प जहाँ पाया जाएगा वहीं से बारिश होगी। और सबको पता है कि बारिश कहाँ से होती है? क्षोभ मंडल से, यानी कि जलवाष्प का अधिक मात्रा कहाँ पे है? क्षोभ मंडल में दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है दोस्तों? रसायन मंडल का भाग कौन सा है दोस्तों? रसायन मंडल का भाग बताइए दोस्तों, कौन सा है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सभी? तो दोस्तों रसायन मंडल का एक भाग है दोस्तों ओजोन मंडल। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल का एक भाग ओजोन मंडल है। चलते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों जहाँ मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होंगी वहीं हवाई जहाज उड़ने में आसानी होगा। अब क्षोभ मंडल में तो उड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजली कड़कती है, पानी बरसता है दोस्तों खूब सारा, तो यहाँ पे नहीं उड़ सकता। उसके ऊपर क्या होता है? समताप मंडल। अब ज़्यादा ऊंचाई तो होगा नहीं, आयन मंडल, आयन मंडल सब बहुत ऊंचा हो जाएगा, इसलिए समताप मंडल में ही क्या होते हैं? वायुमंडल को उड़ाया जाता है दोस्तों। ठीक, जहाँ पे बिजली संबंधी घटनाएं, मौसमी संबंधी घटनाएं भी नहीं होती और ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, इसलिए समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों? सबको पता है वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल दोस्तों। ठीक, क्षोभ मंडल ही वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। और इसको शेयर अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इससे हम वीडियो बना पाते हैं दोस्तों। तो चलते दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।